यह फिल्म ईरान में युवाओं द्वारा किए गए हिजाब प्रोटेस्ट और उसके आसपास की घटनाओं पर आधारित है। ईरानी सरकार ने इस फिल्म के डायरेक्टर को 8 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। फिल्म की शुरुआत गोलियों की गिनती से होती है। ईमान को ये गोलियां और एक बंदूक दी जाती है। वयोकि उसे तेहरान की रिवोल्यूशनरी कोर्ट में इन्वेस्टिगेटिंग जज बनाया गया है। वह इस्लामिक रिपब्लिक में पूरी तरह विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, जो अपने काम को ईश्वर और देश की सेवा मानता है। उसे ईरानी सरकार में गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर बनाया गया है, जो पद, सम्मान और खतरे दोनों से भरा है। रात को घर लौटने पर ईमान की पत्नी नज़्मे ईमान की प्रमोशन पर खुश होती है। ईमान उसे अपनी नई बंदूक दिखाता है और बताता है कि अब उन्हें 3 बेडरूम का फ्लैट मिलेगा। नज़्मे यह खुश खबर अपनी बेटियों को बताना चाहती है, लेकिन ईमान उसे रोक देता है। अगले दिन वे सभी जश्न मनाने के लिए एक होटल जाते हैं, जहां ईमान अपनी नई नौकरी के बारे में बताता है, लेकिन वह पूरा सच नहीं है। वह समझाता है कि उसका काम कितना खतरनाक है। यह सुनकर नज़्मे अपनी बेटियों से कहती है कि अब उन्हें हिजाब पहनना शुरू करना होगा और सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। जहां ईमान और उसकी पत्नी इस्लामी नियमों का सख्ती से पालन करते हैं, वहीं उनकी बेटियां नई पीढ़ी की महिलाएं हैं और नई सोच में विश्वास रखती हैं, जो सरकार पर सवाल भी उठाती है। यही पीढ़ीगत अंतर आगे चलकर परिवार को तोड़ देता है। जल्द ही ईमान को एहसास होता है कि उसकी नौकरी में उसका कोई असली अधिकार नहीं है। वह सिर्फ एक रबर स्टैंप है, जिसे बिना सवाल किए कागजों पर साइन करना होता है। लेकिन ईमान बिना केस समझे किसी को सजा देने के लिए तैयार नहीं होता। इसी बीच उसकी बेटी रेजवान अपनी दोस्त सदाफ को कुछ दिनों के लिए घर लेकर आती है, क्योंकि उसका हॉस्टल रूम अभी तैयार नहीं है। नज़्मे पहले मना कर देती है, लेकिन रेजवान के बहुत कहने पर एक दिन रुकने की इजाजत दे देती है। नज़्मे को सदाफ पसंद नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी मॉडर्न ख्याल वाली लगती है। नज़्मे अपनी बेटियों को नेल पॉलिश लगाने और बालों में रंग करने की इजाजत नहीं देती। शाम को ईमान घर आता है, लेकिन वह बहुत तनाव में होता है। पत्नी नज़्मे के पूछने पर वह बताता है कि उसका बॉस उससे गलत काम करवाना चाहता है। जेल प्रदर्शनकारियों से भरे पड़े हैं और उसे बिना फाइल पड़े ही मौत की सजा पर साइन करना पड़ रहा है। घर के अंदर भी एक अलग ही दुनिया चल रही है। अगले दिन टीवी पर तेहरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। बेटियां सोशल मीडिया पर सच देखती हैं, जबकि माता पिता सरकारी टीवी पर झूठी खबरें देखते हैं। खमनेई सरकार द्वारा हिजाब के खिलाफ आवाज उठाने वाली लड़कियों को पीटा जा रहा है और युवाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। रेजवान की दोस्त सदाफ भी इन प्रदर्शनों में शामिल होती है। इसी दौरान पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत की खबर सामने आती है और प्रदर्शन ज्यादा जोर पकड़ लेता है। कुछ दिन बाद कॉलेज से निकलते समय रेजवान की दोस्त सदाफ प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में फंसकर घायल होती है और रेजवान उसे घर लेकर आती है। उसका चेहरा बम के छर्रों से बुरी तरह घायल हो गया था। नज़्मे उसकी ड्रेसिंग करती है, लेकिन डर के कारण उसे घर में रखने से मना कर देती है। शाम को ईमान घर लौटता है और युवाओं पर हो रहे अत्याचार देखकर बेहद दुखी होता है। नज़्मे एक समर्पित पत्नी की तरह उसे संभालने की कोशिश करती है, जबकि उनकी बेटियां सरकार की क्रूरता को देखकर अंदर ही अंदर आक्रोश से भर जाती हैं। फिर खबर आती है कि सदाफ गायब हो गई है, शायद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रेजवान और सना अपनी मां से उसे ढूंढने के लिए कहती हैं। नज़्मे अपने एक जानकार से मदद मांगती है और ईमान से भी कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। रात में डिनर टेबल पर रेजवान और ईमान के बीच तीखी बहस हो जाती है। रेजवान सवाल करती है कि सरकार उसकी उम्र की लड़कियों को सिर्फ हिजाब न पहनने पर क्यों मार रही है। गुस्से में वह अपने पिता को स्वार्थी और कायर कह देती है। अगली सुबह ईमान जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो उसे अपनी बंदूक नहीं मिलती। वह पूरे घर में तलाश करता है, लेकिन बंदूक कहीं नहीं मिलती। उसे शक होता है कि पिछली रात के झगड़े के बाद उसकी बेटी रेजवान ने उसे छिपा दिया है। अगर बंदूक नहीं मिली तो उसे 2 साल की सजा हो सकती है। ऑफिस में उसका एक दोस्त उसे सलाह देता है कि वह अपनी पत्नी और बेटियों से सख्ती से पूछताछ करे। ईमान उन्हें पूछताछ केंद्र ले जाता है। वह अपने परिवार को यह कहकर ले जाता है कि उन्हें साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए जाना है, लेकिन वहां तीनों से अलग अलग कमरों में बंदूक के बारे में पूछताछ होती है। यह बंदूक अब सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि टूटते भरोसे का प्रतीक बन जाती है। घर लौटने पर माहौल और खराब हो जाता है। बहस और गुस्से में नज़्मे रेजवान को थप्पड़ मार देती है। इसी बीच सोशल मीडिया पर ईमान की पहचान और उसकी नौकरी की जानकारी लीक हो जाती है। अब उनका परिवार खतरे में है, क्योंकि प्रदर्शनकारी कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए उन्हें घर छोड़ना पड़ता है। ईमान अपने परिवार को अपने गांव ले जाता है। जाते समय वे सुपरमार्केट से खाना खरीदते हैं। रास्ते में एक कपल ईमान को पहचान लेता है और उनकी वीडियो बनाने लगता है, जिससे ईमान डर जाता है।
ईमान उस कपल पर हमला करता है। वह पूरी तरह बदल चुका है। अब वह खुद हिंसा करने लगा है। उसी दौरान रेजवान को सारा के पास उसके पिता की बंदूक मिलती है। रेजवान वो सारा से छीनकर कार की बैक सीट में छिपा देती है। अब वो गांव पहुंचते हैं। गांव पूरी तरह सुनसान और वीरान है। वहां वे पुराने वीडियो देखते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं, लेकिन यह शांति सिर्फ एक भ्रम होती है। अगले दिन ईमान खुद सबके लिए नाश्ता बनाता है। सभी खुशी से साथ में नाश्ता करते हैं, लेकिन फिर ईमान अपनी पत्नी और बेटियों को एक कमरे में बंद कर देता है और 1 घंटे का समय देता है कि वे बंदूक का सच बता दें। नज़्में अपनी बेटियों से कहती है कि सच बता दे। वो ये भी कहती है ऐसा न करने पर ईमान उन्हें वापस जाने नहीं देगा। लेकिन जब वे दोनों चुप रहती हैं, तो वह खुद जिम्मेदारी ले लेती है। नज़्में कहती है कि उसने बंदूक घर के फ्रीजर में छिपाई है और वो सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। वो घर चलने की बात भी करती है। ईमान उससे बहुत बुरा बर्ताव करता है और साथ ही में सब वीडियो रिकॉर्ड भी करता है। तभी रेजवान को अपने पिता का यह रूप देखकर बहुत दुख होता है और अपनी मां को बचाने के लिए वह सच बता देती है कि बंदूक उसके पास है और उसने उसे बगीचे में छिपाया है। रेजवान ईमान को बाहर बंदूक दिखाने ले जाती है, लेकिन बंदूक वहां नहीं मिलती। तभी घर के अंदर से आवाज आती है और ईमान रेजवान को लेकर वापस लौटता है। इस अफरा तफरी में सना बंदूक लेकर भाग जाती है और झाड़ियों में छिप जाती है। गुस्से में ईमान नज़्में और रेजवान को अलग अलग कमरों में बंद कर देता है और सना को ढूंढने निकल पड़ता है। सना रात होने तक छुपी रहती है और रात में पास के एक पुराने स्टोर रूम में जाती है, जहां उसे पुराने कैसेट और प्लेयर मिलते हैं। वह बड़े स्पीकर से परिवार की पुरानी रिकॉर्डिंग चलाती है और खुद रूम के बाहर छिप जाती है। आवाज सुनकर ईमान वहां पहुंचता है और जैसे ही अंदर जाता है, सना दरवाजा बाहर से बंद कर उसे अंदर कैद कर देती है। फिर वह अपनी मां और बहन को छुड़ाने जाती है। घर पहुंचकर वह दोनों दरवाजों के ताले तोड़ देती है और उन्हें बाहर निकलती है। अब तीनों वहां से भागकर खंडहरों में छिप जाती हैं। सुबह होते ही ईमान भी वहां पहुंच जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। तीनों डरी हुई अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। सना के पास बंदूक है। ईमान नज़्में को पकड़ लेता है और उसे बालों से घसीटने लगता है। नज़्में चिल्ला चिल्ला के ईमान से छोड़ने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। अपनी मां को बचाने के लिए सना सामने आती है और बंदूक तान देती है। ईमान भी सना पर बंदूक तान देता है। डरी हुई सना अपने पिता को डराने की कोशिश करती है। तब ईमान पूछता है, क्या उसे बंदूक चलानी आती है? और सना कहती है, उसने सोशल मीडिया से बंदूक चलानी सीखी है। डराने के लिए सना जमीन पर गोली चलाती है, लेकिन वह इमारत बहुत पुरानी और कमजोर थी। गोली की आवाज और कंपन से पूरी इमारत ढह जाती है और ईमान उसके मलबे के नीचे दब जाता है। इस तरह एक परिवार जो कभी साथ था, डर, शक और सत्ता के दबाव में पूरी तरह टूट जाता है। अंत में यह फिल्म एक सवाल छोड़ती है, क्या अन्याय के सामने चुप रहना भी अपराध है? द सीड ऑफ द सेक्रेड फिग एक फिल्म नहीं, बल्कि प्रतिरोध का दस्तावेज है। यह दिखाती है कि जब कोई रास्ता नहीं होता, तब भी रास्ता बनाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मेलोडी सॉन्ग हब को लाइक और सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। धन्यवाद।